स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। यानी भारत की नदियाँ को दो वर्गों में बांटा गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रदीपीय पठार की नदियाँ। ये दोनों को पढ़ेंगे। ये दोनों को पढ़ने के बाद कुछ न कुछ ऐसा पॉइंट निकल कर आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हाँ तो चलिए देखिए, हम आ गए अपना टॉपिक पे आ गए। यानी कि हम लोग पहले नंबर में पढ़ेंगे हिमालय की नदी के बारे में। यानी कि किसे कहेंगे हिमालय की नदी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो कहा जाता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ को हिमालय की नदियाँ कहते हैं। यानी कि जो नदी हिमालय से निकलती है उसी को तो हम हिमालय की नदी कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आप गंगा को ले सकते हैं। इन नदी की उत्पत्ति हिम नदी से होती है। आप जानते होंगे कि हमारा गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, जानते हैं ना। तो इसलिए हिमालय की नदियाँ सदा बही होती है। अब बताइए, समझिएगा अच्छा से, इसमें कुछ कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको प्रदीपीय पठार की नदियों में और हिमालय की नदियों में। हमारा जो हिमालय हो गया ये निकलती कहाँ से है? ये हिमालय से, हिमालय की नदी यानी जो भी आ जाए हिमालय नदी के अंदर बहुत सारा नदी आएगा। सब नदी को बाद में देखेंगे, अभी मोटा मोटी देख रहे हैं हिमालय की नदी। तो हिमालय की नदी जो हो गया, तो ये निकलता कहाँ से? ये ग्लेशियर से निकलता है। और इसलिए चूंकि ग्लेशियर से निकलता है, बर्फ़ पिघलता है, पानी निकलता है इधर, तो इसलिए इसमें हमेशा पानी होता है। ये सदा बही होता है, हमेशा पानी रहता है इसमें। जिसके कारण इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं पानी तो दिन रात बनते रहता है इसमें, पानी हमेशा आते रहता है आते रहता है। तो ये नदी जो रहती है ये यंग अवस्था में रहती है, युवा अवस्था में रहती है। युवा अवस्था में रहने के कारण क्या होता है कि जो हमारा हिम नदी का जो भी नदी हिम नदी का नदी रहेगा उसमें काट छाट करने का क्षमता बहुत अधिक रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हिमालय की नदियाँ होती है वो युवा अवस्था में है। और ये भी नदी जो होती है चूँकि युवा अवस्था में होती है, काट छाट करने का क्षमता भी अधिक होता है, तो ये लंबा भी अधिक होता है। लंबा अधिक होता है जिसके कारण पानी में तो हमेशा पानी तो रहता ही है। उसके साथ ही साथ जिसके कारण यहाँ पे जो हिमालय की नदी होता है ये नौका वाहन योग होता है। यानी नौका नौका नाव चला सकते हैं एक प्रकार से इसमें, बड़ा नाव छोटा नाव सब चल सकता है, सब प्रकार का नाव चलता है। तो ये खासियत होता है हमारा हिमालय के नदी के बारे में। उसके बाद ये और हो गया कि और मैदानी क्षेत्र में बहती है। हमारा हिमालय की नदी है मैदानी क्षेत्र में ही बहती है, क्योंकि जिधर हिमालय की नदी है उधर तो हमारा उसके बगल में ठीक हमारा फिर ये आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, मैदानी क्षेत्र चलाता है। और प्रदीपीय पठारी भाग तो उधर तो अलग बात होगी, हम लोग सब देखे हुए ये सब। हम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे ना तो उसमें हम लोग सब देखे थे। हिमालय के बाद हम लोग तुरंत मैदान को पढ़े थे, तो इसलिए जो हिमालय से निकलती है तो मैदान में तरफ चलाती है, धीरे धीरे नदी है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नदी होती है मैदानी क्षेत्र में बहती है, ये नौका वाहन के योग होती है। और उसके बाद कितना बार क्या होता है कि अगर आप अच्छा एग्जाम दीजिएगा तो डिफरेंस करने के दे देता है कि हिमालय की नदी या प्रदीपीय पठार की नदी में क्या डिफरेंस है, अंतर लिखने को दे देता है। कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये होता है, रीजन होता है। उसके बाद हिमालय की नदी का जो अपवाद क्षेत्र होता है, चूँकि ये इसमें काट छाट के क्षमता अधिक होता है, इसमें नौका वाहन चल सकता है, लंबा अधिक होता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि नहीं इसका अपवाद क्षेत्र अधिक होता है। जैसे में हमारी गंगा हो गई, गंगा जो है ये अपवाद क्षेत्र वाली सबसे बड़ी नदी है हमारा। भारत की नदी जो गंगा है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र वाली नदी गंगा हो गया हमारा। उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है जो अपवाद क्षेत्र वाला, वो 9.5 यानी 9.5 लाख किलोमीटर है। इसका 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि हम गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा अपवाद क्षेत्र वाली नदी गंगा है, जिसका क्षेत्र 9 यानी 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर पर जाता है। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हिम नदी की नदियाँ। अगर हिमालय की नदियाँ पूछेगा तो इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। हिमालय की नदियाँ ये हमेशा सदाबही होता है, इसमें हमेशा जल रहता है, युवा अवस्था में होता है, काफ़ी लंबा होता है, नौका चलने के योग होता है, अपवाद क्षेत्र अधिक होता है, ये सब बात। उसके बाद प्रदीपीय पठारी, जो पठारी नदियाँ होती है, तो ये जो हमारी प्रदीपीय पठारी नदियाँ होती है ना, ये प्रदीपीय पठार से निकलती है। अब पठार से निकलती तो पठार में आखिर पानी कहाँ से आएगा भाई? ये तो कोई ग्लेशियर तो है नहीं कि पानी पिघलेगा। इसलिए इस नदी जो होता है, इस नदी में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है। इस नदी में हमारा जो भी प्रदीपीय पठार की नदियाँ रहेगा, देखेंगे कौन कौन सा नदियाँ जो होती है प्रदीपीय पठार की नदियाँ है, तो उसमें जो भी जल रहेगा वो सिर्फ वर्षा ऋतु में रहेगा। अब वर्षा ऋतु में रहेगा तो इसमें फिर काट छाट की क्षमता भी कम होगा। तो इसलिए नदी जो रहती है, जो प्रदीपीय पठार की नदियाँ रहती है, वो वृद्धावस्था में रहता है। देखिए यह डिफरेंस हो गया। हिमालय की जो नदियाँ थी वो युवा अवस्था में थी, मगर ये वृद्धावस्था में है। उसका लंबाई ज़्यादा था, देखिए इसका लंबाई कम है।
वो नौका चलाने के योग्य था, मगर ये देखिए नौका चलाने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बरसाती नदी है। ये सारा डिफरेंस है, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत का जल विभाजन। तो देखिए पहले नंबर भारत के ढाल को समझते हैं। भारत का ढाल देखिए किस प्रकार से है। हमारा ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया और इधर हमारा पूरब हो गया, ठीक ना। तो भारत का जो ढाल है कुछ इस प्रकार से है, हमारा गया है इस प्रकार से, गया है हमारा कुछ इस प्रकार से। अगर हम डायरेक्शन निकालें, जैसे देखिए दक्षिण का रहा और दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा कुछ इस प्रकार से है। दक्षिण पूर्व हमारा ये हो गया ना, हमारा जो दक्षिण पूर्व हो गया कुछ ये है हमारा दक्षिण पूर्व। तो हमारा नदी का ढाल कुछ इस प्रकार से, दक्षिण से है, ये कुछ इस प्रकार दक्षिण बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है और इस प्रकार से है। जैसे कि आप नहीं समझेंगे पर समझाते हैं फिर। हमारा यहाँ पर हिमालय हो गया, हिमालय इधर ही ना है उत्तर तरफ। ये नदी चलेगा तो कहाँ चलेगा? कुछ इसी प्रकार से आएगा। तो ढाल किस प्रकार से हुआ हमारा भारत का? कुछ इसी प्रकार से ढाल हो गया। देखिए नदी के बहाव के आधार पे भी ढाल निकाला जाता है। तो नदी का बहाव जैसे कि इस प्रकार दिख रहा है, अब कुछ नदी ऐसे चला गया तो हम बोल सकते हैं ना कि नदी का ढाल इसी प्रकार से है। दक्षिण तरफ आया, कुछ दक्षिण तरफ आया, कुछ इधर चला गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो, जैसे कि हमारा गंगा नदी है तो कैसे होती है? बिहार होते चल जाती है कि नहीं? कानपुर वगैरह होते हुए, सब इलाहाबाद होते हुए चल जाती है। तो आती है ऊपर से, आती है चल जाती है ऐसे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो ढाल है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ है। और हम लोग देखे थे कि विंध्य पर्वत जो है ना, ये भारत को भौगोलिक रूप से दो भाग में बांटता है, जिसके कारण ये भी लोग बोलता है कि ये जल विभाजक का भी काम कर देता है। जब भारत को इन दो भाग में बांट दिया तो जल विभाजक का भी काम हो गया। नदी वगैरह जो भी रहेगा सब बढ़ गया दो भाग में। तो इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जल विभाजक हमारा विंध्य पर्वत हो गया। तो ये भी आई, इसको याद कर लेना। इसको हम विंध्य पर्वत पढ़ाए थे, उसमें बताए थे। उसके बाद प्रदीपीय पठारी भाग में पूर्वी तट हम लोग पढ़े हैं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। इसके दोनों का जो जल विभाजक जो है हमारा, वो हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है, यानी कि सह्याद्री है। तो हमारा ये खत्म हो गया। आगे एक थोड़ा सा टॉपिक है कि भारत में नदी प्रणाली। अभी नदी प्रणाली सिर्फ हल्का झलक देख रहे हैं, पढ़े नहीं है, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो रहेगा ना उसमें हम लोग पढ़ाएंगे जैसे नदी, उस नदी का लंबाई कितना है, उद्गम स्थल माने निकलता कहाँ से है, मतलब कहने का मतलब हो गया, और फिर मुहाना कहाँ है इसका, ये सब देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे थे सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ले लिए तो सिंधु नदी है, इसका लंबाई कितना है, तो भारत टोटल लंबाई कितना है, भारत में लंबाई कितना है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, मुहाना कहाँ मतलब गिरता कहाँ पर ये नदी, और इसका सहायक नदी कौन कौन सा है। जैसे कि हमारा सिंधु नदी का सहायक नदी हो गया सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये सब जो हमारा हो गया सिंधु नदी का सहायक नदी हो गया। इसी प्रकार लगभग लगभग 23 या 24 नदी होगा जिसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखेंगे मरुस्थल में लुप्त होने वाली नदी, बहुत सारा है आगे। तो आपको जो अगला टॉपिक, आज तो समझने वाला टॉपिक था, मगर जो हम लोग कल पढ़ेंगे या अगला वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें रहेगा कि आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद करते चलते हैं तो आपको क्या होगा ना कि एक तरफ से देखो ये काम करना है कि कॉपी में जो भी हम लिखा रहे हैं इसको तो लिख लेना है, जो भी हम नोट्स रहता है इसको नोट्स कर लेना है कॉपी में। तो आपको क्या होगा कि कोई एक सब्जेक्ट तो तैयार हो जाएगा, साथ साथ में याद करते चलिएगा तो आपको जीके तैयार होते भी चल जाएगा, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा। फिर अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो नया चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम लोग टेंशन तो रहेगा ना, फिर पीछे चैप्टर कंप्लीट रहेगा मेरा। तो याद करते चलना है। तो कल आपका टाइम रहेगा, यही रहेगा कि याद करना है, कल का टाइम रहेगा कि आपको याद करना है तो करना है जो भी बताएंगे। हाँ, तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो साधारण सा बात लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो नदी प्रणाली है इसको देखेंगे। क्योंकि दोस्त हमारा एग्जाम में नदी से हर बार सवाल आता है, सहायक नदी वगैरह से, ये सब से सवाल आते ही रहता है, परेशान करता है आदमी को, तो छोड़ना नहीं है। तो अभी समझ लेते हैं सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी प्रणाली कहने का मतलब ही हो गया कि सिंधु नदी और इसके सहायक जो भी नदी है सबको अगर मिला देंगे तो हमारा एक प्रणाली बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे सिंधु नदी प्रणाली। तो यही हम लोग सिंधु नदी प्रणाली है कि सिंधु नदी और उसके सहायक नदी को संयुक्त रूप से अगर मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंधु नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली क्या होता है कि जैसे गंगा नदी और इसका जो भी सहायक नदी है सबको एक में मिला देंगे। जैसे कि गंगा का कौन कौन सहायक नदी हो गया हमारा, अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, रामगंगा हो गया, यमुना हो गया, गोमती हो गया, घग्गर हो गया, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया। ये सब नदी को अगर हम मिला देंगे, अब खुद गंगा नदी हो गया हमारा
समझ गए ना। सबको मिला देंगे तो एक सिस्टम बना देगा, तो इसी को कहेंगे गंगा नदी सिस्टम या गंगा नदी प्रणाली। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसके सहायक नदी सबको अगर मिला देंगे तो हमारा एक प्रणाली बनाएगा जिसको कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा कि भारत का जो नदी है उसका लंबाई कितना है, उद्गम स्थल क्या है, मुहाना क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण उसका सहायक नदी कौन सा है। जैसे गंगा नदी, इसका सहायक नदी बताए ना, उसी प्रकार से आ जाएगा झेलम नदी, इसका सहायक नदी कौन है, तो इसका सहायक नदी हो गया किशन गंगा। तो उसी प्रकार से क्या आप सब यहीं पर तो बता नहीं सकते, वो हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। तो जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे, आप पढ़ सकें। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्त तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और तो बोल ही दिए कि नया आदमी जो भी, जो हमारे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उसको कोई बात ही नहीं है, उनका तो सब्सक्राइब किया हुआ। जो नए हैं उनको कह रहे हैं बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।